जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, गोयला क्लासेस के द्वारा आपके लिए जो आपका पेपर आ रहा है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर का जो पद आया है उसके लिए आपके लिए कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसमें उत्तराखंड की जो जीके है उसका जो हिस्ट्री का भाग है, उत्तराखंड की हिस्ट्री, उसमें ऑलरेडी जो चंद वंश है वो खत्म किया जा चुका है, उसको फिनिश कर दिया है। अब हम पढ़ रहे हैं परमार वंश, जिसमें कल एक इंट्रो से संबंधित एक वीडियो अपलोड किया गया था और आज आप देखेंगे कि पहला भाग हम देखेंगे अच्छी तरह कि किस तरह से अलग अलग कहानियां हमारे पास हैं वंशावली की, परमार वंश से संबंधित। तो कौन सी वंशावली को हम सबसे प्राथमिकता देते हैं वो हमने कल डिस्कस किया था और आज हम देखेंगे जैसे कनकपाल के लिए कहा जाता है कि कनकपाल वास्तव में कहां से संबंध रखता है, राइट। तो हम देख लेंगे आज, पहले एक स्ट्रैटेजी देख लेते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हम देखेंगे जैसे कि जो एटकिंसन साहब जो कहते हैं कि बैकेट की जो लिस्ट है, बैकेट ने जो वंशावली दी है जिसको सबसे उचित माना जाता है, उसके हिसाब से हम देखते हैं जो संस्थापक है, फाउंडर है, वो है कनकपाल। अब आज जो हम देखेंगे, क्योंकि हमें ये समझना है कि कनकपाल असल में आया कहाँ से है। क्यों? क्योंकि कहीं पर आपको दिखेगा कि गुजरात से आया है, कहीं पर आपको दिखेगा ये राजस्थान से आया है। तो इस तरह से अलग अलग धारणाएं हमें दिखती है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि असल में जो संस्थापक है कनकपाल, वो कहां से आया है, उसको माना गया है, उसका आधार क्या है, किस आधार पर यह माना गया है, ये अंदाजा लगाया गया है, ये अजम्पशन किया गया है कि कनकपाल कहां से आया होगा उत्तराखंड में। अब याद रखिएगा, मैंने बोला है आया होगा क्योंकि जो भी हमें डेटा मिलता है वो रिसर्च बेस्ड मिलता है और इसीलिए उसमें सटीकता सिद्ध करने की कोशिश हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा उचित माना जाता है कि ये कहां से आया होगा, जो कि मैं आपको साक्ष्य आधारित बताने वाला हूं, राइट। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले देखिए, ये जो कोर्स लॉन्च किया गया है उत्तराखंड के लिए, ईओ और जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर है आपका, उसके लिए इसका नाम रखा गया है सर्वज्ञान। आपके पास सर्वज्ञान होना चाहिए, तभी आप जो एग्जाम है उसको क्वालिफाई करेंगे। तो ये मात्र आपको पड़ेगा 3,999। और याद रखिएगा, इसमें आपको प्रीमियम लेक्चर्स दिए जाएंगे, राइट, आपको टेस्ट सीरीज दी जाएंगी और आपको स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा। अंदाजा है कि नवंबर माह में ये पेपर करवा दिया जाएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके पास कितना कम समय है। तो नोट्स बनाने से बेहतर है आप नोट्स यहाँ से आपको इस कोर्स में दे दिया जाएगा, जिससे कि आपके रिवीजन में काफी आपकी मदद होगी, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर है, पहले पिक्चर देखिए। पिक्चर में आपको दिख रहा होगा एक बच्चा है जो कह रहा है समटाइम्स आई फील कंफ्यूज्ड, यानी कि कभी हमें लगता है, हम सबके साथ होता है, इसी बच्चे के साथ नहीं होता है, हमें लगता है हम कंफ्यूज हो रहे हैं, खासकर इतिहास में। और जो इतिहास हमारा प्राचीन इतिहास होता है उसमें तो हम ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं, जहां पर हमें अलग अलग साक्ष्य मिलते हैं जो एक ही राजा की बात करते हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। तो इसीलिए मैंने बोला कि कनकपाल कहां से आया, ये बड़ा प्रश्न, इस पे काफी बड़ा प्रश्न उठता है, काफी कंफ्यूजन होता है, राइट। तो आइए वो कंफ्यूजन दूर करते हैं। तो कनकपाल जो है, जैसे यहां से आप देख रहे होंगे कि मालवा के शासक जो थे उस परिवार से संबंध रखता था, ठीक है। यानी कि कनकपाल के लिए कहा जा रहा है इस लाइन में कि मालवा के जो शासक परिवार था, यानी कि मालवा में एक दबदबा था जिस परिवार का, उस परिवार से कनकपाल संबंध रखते हैं, जो कि कहां पहुंचा है, गढ़वाल, ठीक है। ये बात यहां पर बताई जा रही है, आप देख पा रहे होंगे गढ़वाल पहुंचा। एज द ट्रेडिशन गोस, राजा कनकपाल ऑन हिज अराइवल हियर वाज अडॉप्टेड अ सक्सेसर टू द राजा नेम सोनपाल। देखिए ऐसा था, जैसे हम जानते हैं जब हम पढ़ते हैं चंद वंश को, तो जिस तरह से मैंने आपको कहानी बताई है कि सोमचंद आए थे, सोमचंद से काफी प्रभावित होते हैं ब्रह्मदेव, और दहेज में, क्योंकि ब्रह्मदेव अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद से करा देते हैं, उसी तरह की कहानी हमें यहाँ पर भी दिखती है। यहाँ पर हमें सोमचंद के बदले हम कहेंगे कनकपाल उत्तराखंड आया, यानी कि गढ़वाल आया,
और शिकार के लिए ही आया होगा क्योंकि उस समय प्रसिद्ध था। और जब वो आया तो वहां पर हम देखेंगे कि वहां पर एक राजा था जिसका नाम था सोमपाल। वहां पर है सोमचंद, SOM, यहां पर है SON, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। तो सोमपाल इससे काफी प्रभावित होता है कनकपाल से, और सोमपाल अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल से करता है और कनकपाल को अपने राज्य का कुछ क्षेत्र दहेज में देता है, ठीक है। और वहीं पर आप देखें चंद्रवंश पे भी हमें यही दिखता है, और दहेज में जो दिया जाता है चंपावत का क्षेत्र, वहां पर हमारा जो सोमचंद था उसने एक किला बनाया जिसका नाम था राजबुंगा। तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि गढ़वाल का इतिहास के साथ साथ मैं जो कुमाऊं का इतिहास है उसको भी साथ साथ लेते हुए चलूं, जिससे कि एक ही लेक्चर में आपके रिवीजन भी होता रहे, ठीक है। तो कहानी मिलती जुलती है। आगे देखते हैं। अब हम करेंगे, एक किताब है, एक पुस्तक है गढ़वाल वर्णन, और एक और पुस्तक है गढ़वाल का इतिहास। एक पुस्तक है गढ़वाल वर्णन और एक पुस्तक है गढ़वाल का इतिहास। दोनों ही अलग अलग बातें करती हैं। अब क्या बात करती है? अगर मैं कहूँ गढ़वाल वर्णन के बारे में, तो वहां पर हमें दिखता है, उसमें बताया गया है जो कनकपाल है वो गढ़वाल आया है 7वीं शताब्दी के अंत में, यानी कि 688 AD में कनकपाल गढ़वाल में। ये किस किताब से हमें पता चलता है? गढ़वाल वर्णन से। वहीं पर हम देखेंगे गढ़वाल का इतिहास जो किताब है वो इसी को परिभाषित करती है कि जो कनकपाल है वो आया है धारा नगरी से। धारा नगरी से कब आया है? 9वीं शताब्दी के अंत में, यानी कि 888 AD में कनकपाल आते हैं। कहाँ? गढ़वाल। तो अब समझ पा रहे होंगे, इसीलिए कंफ्यूजन बनता है कि एक किताब कह रही है कि 7वीं शताब्दी के अंत में आया है और एक किताब कह रही है कि 9वीं शताब्दी के अंत में आया, यानी कि 200 सालों का हमें ये फर्क दिखता है। इसीलिए मैंने कहा, क्योंकि इतिहास जानने का हमारे पास एक तरीका होता है, जो हमारे लेख होते हैं उससे भी हम इतिहास समझते हैं, परंतु यहां पर आप देख रहे हैं दोनों ही पुस्तकें अलग अलग बात करती है। अंतर 20 साल का भी नहीं है, अंतर है 200 सालों का। तो कौन सी किताब को सही माने? ठीक है, तो आइए आगे देखेंगे। आगे हम देखते हैं। देखिए, आगे हम देखेंगे कि एक आपको दिखेगा, जैसे यहां पर आपने देखा होगा धारा नगरी। अब देखिए, धारा नगरी जो है ये अलग अलग क्षेत्रों में है। आपकी यूपी में भी धारा नगरी है, आपके गुजरात में भी धारा नगरी शहर है, आपके राजस्थान में भी धारा नगरी है, आपके छत्तीसगढ़ में भी धारा नगरी है, आपके मध्य प्रदेश में भी धारा नगरी है। अब प्रश्न है, ये कौन सा धारा नगरी है? ठीक है, अब प्रश्न है कौन सा धारा नगरी है। तो यहां पर हमें दिखेगा एक गुजरात का जो शहर है धारा नगरी, ठीक है, उसके लिए कहा जा रहा है कि जो एक पत्र लेखन हुआ था, ये निश्चित करने के लिए कि जो धारा नगरी गुजरात का है वहीं से कनकपाल संबंध रखते हैं या नहीं, इसके लिए एक पत्र द्वारा संचार हुआ दो समूहों के बीच में। और वो समूह है, एक है आपके दीवान साहब हैं टेहड़ी गढ़वाल के, जिनका नाम है राय बहादुर चक्रधार जयाल। ये हो गए दीवान, हो गए दीवान साहब, हो गए कहाँ के? टेहड़ी गढ़वाल के। और वहीं पर दूसरे हैं धार स्टेट की अथॉरिटी। धार स्टेट कौन सा? ये गुजरात वाला, ठीक है। इनके बीच एक वार्तालाप होता है और समय देखिए 1927, ठीक है, यानी कि अंग्रेजों का शासन चल रहा है। तो इसमें ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि अगर कनकपाल संस्थापक है परमार वंश का गढ़वाल में, तो ये क्या गुजरात का जो राज्य है, जो कि धारा नगरी है, वहां से संबंध रखता है। तो वहां से हमें पता चलता है कि वहां पर इससे संबंधित ये बताया गया कि कनकपाल का जो धार राज्य है गुजरात का, उसके राज परिवार से किसी भी तरह का संबंध नहीं है, संबंध नहीं। तो इससे एक बात तो निश्चित हो गई है कि गुजरात का जो धारा नगरी का जो राज्य है, जिसे हम धार राज्य भी कहते थे गुजरात में, जो एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, उससे कनकपाल का कुछ संबंध नहीं है। अब यहां पर आपने समझने वाली बात है, इससे हमारे दो जो निष्कर्ष हैं वो निकलते हैं। वो निकलता है पहला कि गुजरात के जो धार राज्य है वहां से तो कनकपाल का कोई संबंध नहीं है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गुजरात से कनकपाल का कोई संबंध नहीं। हो सकता है उस समय गुजरात में कोई और क्षेत्र हो जहां से ये संबंध रखते हो, क्योंकि आप जानते हैं आजादी के समय
लगभग 500 से ज्यादा रियासतें थी, राइट। तो इतनी रियासतों को तो पत्र नहीं लिखा जा सकता था क्योंकि काफी धार थे नाम। तो कहने का मतलब है मेरा कि इतना तो तय हो गया था कि जो धार राज्य था गुजरात वाले क्षेत्र में, वहां से कनकपाल का संबंध नहीं है। परंतु गुजरात से संबंध है या नहीं है, यह अभी भी प्रश्न चिन्ह है। तो आप समझिए मेरी बात। आगे देखते हैं। यहां पर देखिए, पिक्चर देखिए, कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये बात यहां आ रही है। अब रिप्लाई फ्रॉम धार दरबार, ठीक है। यहां पर क्या आता है, नो रिलेशन बिटवीन दी धार स्टेट फैमिली एंड द टेहड़ी गढ़वाल स्टेट, यानी कि कोई संबंध नहीं। आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पर एक इंडिया का मैप आपको दिख रहा है। ये देखते हैं हम इंडिया का मैप क्यों लेके आए हैं। इट अपियर्स दैट कनकपाल केम फ्रॉम दी समवेयर इन दी गुजर देश। अब देखिए कहा जा रहा है कि ये माना जा सकता है कि जो कनकपाल हैं वो गुजर देश से आए होंगे। अब हमारे मन में ये प्रश्न आना चाहिए, गुजर देश क्या है, ये गुजर देश क्या है। देखिए यहां पर स्पष्ट रूप से ये प्रमाणित होता है, ठीक, किससे, जो हमें प्राचीन अभिलेख मिलते हैं, ठीक है, जो हमें कहाँ खोजे गए हैं, चांदपुर गढ़ी पे, ठीक है। चांदपुर गढ़ी आपका ये गढ़वाल में है। तो चांदपुर गढ़ी की जो दीवारें हैं वहां पर हमें एक अभिलेख मिलता है, राइट, जो कि वहां के मंदिर की जो दीवारें हैं उससे मिलता है, ठीक है। वहां पर एक बात की गई है गढ़वाल जाट प्रकाश के बारे में, ठीक है। एक किताब है गढ़वाल जाट प्रकाश। तो ये किताब का वर्णन मिलता है हमें अभिलेख में, और वहां से ये तय किया जाता है, ये माना जाता है कि उसमें इस तरह का कुछ लिखा है साफ साफ तौर पे कि जो कनकपाल है वो संबंध रखता है गुजर देश से। तो एग्जाम वाइज याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि जो चांदपुर गढ़ी है वहां पर किस देश का वर्णन किया गया है, तो आप कहेंगे गुजर देश। और ये किससे संबंधित है, ये है आपके कनकपाल से, राइट, या परमार वंश से, ठीक है। और ये गढ़वाल जाट प्रकाश के बारे में भी आपने याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। गुजर देश कंप्राइज थी। अब देखिए गुजर देश को बता रखा है कि गुजर देश असल में था क्या। ये देखिए इसमें राजस्थान भी आता है, महाराष्ट्र भी आता है, मध्य प्रदेश भी आता है, और मालवा भी आता है, और गुजरात भी आता है। अब मालवा, असल में जब मैं मध्यकालीन इतिहास की बात करूं, मध्यकालीन इतिहास में हम देखते हैं जो राजस्थान है वो हमें मेवाड़ के रूप में दिखाई देता था। मेवाड़, मारवाड़, इस तरह के हमें छोटे छोटे प्रांत दिखते थे, राइट। जैसे कि मैप में हम देख लेते हैं, यहाँ पर वाला हिस्सा अगर आप देखेंगे तो ये मेवाड़ वाला एरिया था, राइट। और यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला पूरा हिस्सा, इसको हम मालवा का पठार भी कहते हैं, ठीक है। ये मालवा का पठार है, ठीक है, ये वाला मालवा का पठार है। अब यहीं पर हम देखेंगे एक मालवा रियासत भी हुआ करती थी प्राचीन इतिहास में, ठीक है। ये मालवा रियासत होती थी। अब मालवा रियासत का एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस था। अब ये स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस से मेरा क्या तात्पर्य है, मेरा तात्पर्य है आपकी ऐसी भू स्थिति, यानी कि ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है आपकी, जो कहीं ना कहीं हमारे आर्थिक विकास के लिए या किसी साम्राज्य की संप्रभुता को सुरक्षित रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए दिल्ली पे शासन है, दिल्ली में शासक बैठा है, अगर उसे तट पर आना है माल भेजने के लिए, ठीक है, तट से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है जहाजों के द्वारा, तो मालवा पे अगर कब्जा है आपका तो कोई समस्या नहीं है। परंतु जिसका मालवा पे कब्जा है, फिर उसका कब्जा कहीं ना कहीं किस पे आ जाता है, ये तटीय क्षेत्र में आ जाता है, ठीक है। तो ये जहाजों के द्वारा आदान प्रदान होता था काफी अच्छी मात्रा में उस समय पर भी। तो इसीलिए मैंने बोला कि जो मालवा वाला हिस्सा है ये एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन था उस समय, ठीक है। और मालवे के पठार का मैंने आपको जिक्र बता दिया, इस तरह से ये मालवा का पठार है, ठीक है, इस तरह से, राइट। तो यानी कि इस आधार पे हम कह सकते हैं जो गुजर देश है उसमें आपका ये वाला क्षेत्र हम इसको ऐसे ले सकते हैं, ठीक है, इस तरह से हम गुजर क्षेत्र को मान सकते हैं। तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो कनकपाल है ये यहाँ से, ये पूरे में से कहीं से भी आ सकता है। ये तो तय है कि ये गुजर देश पूरे इससे किसी भी कोने से आ सकता है। और कहाँ को आया ये, उत्तराखंड, राइट। तो ये बात आप समझ पाए होंगे। अब देखिए आगे हमें क्या देखना है। अब हम देखेंगे कि जैसे गुजर देश है ये राजस्थान में भी है, गुजर देश ये गुजरात के हिस्से में पड़ रहा है, ये आपके महाराष्ट्र के हिस्से में पड़ रहा है, ये आपके मध्य प्रदेश वाले हिस्से में पड़ रहा है।
अब हम देखेंगे, हमें कुछ आगे चल के साक्ष्य मिलते रहेंगे जिसके आधार पर अंत में हम कुछ निष्कासित करेंगे तथ्य आधारित कि हाँ भाई जो कनकपाल है वो यहां से संबंध रखता है, परंतु फिर मैं बोलूंगा इसमें सटीकता की कोई भी गारंटी नहीं दी जाती है, ना ही रिसर्चर द्वारा, ना ही हम देंगे, राइट। तो आइए बढ़ते हैं आगे। देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट एविडेंस, चलिए एक और साक्ष्य मिलता है, which supports the view of Parmar of Garhwal and their first rule migrated to this region from the south of latitude 26 डिग्री। 26 डिग्री के दक्षिण से ये माना जा रहा है कि कनकपाल आया था और इससे संबंधित हमें साक्ष्य मिलता है। अब 26 डिग्री, जैसे कि आप जानते हैं, अगर मैं कर्क रेखा की बात करूं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करूं, तो आप जानते हैं वो हमारा कुछ यहां से निकलता है, राइट, इस तरह से निकलता है। आप जानते ही हैं हमारे 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा से, माफ कीजिएगा, जिसमें से कर्क रेखा गुजरती है। उदाहरण आपका गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है और मिजोरम है, त्रिपुरा है, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता है कि कर्क रेखा हमारी 8 राज्यों से होते हुए गुजरती है, राइट। अब यानी कि ये 23.5 डिग्री आप जानते ही हैं, 23.5 डिग्री हम मानते हैं, असल में 23 डिग्री 27 मिनट है, पर हम उसे आमतौर पे 23.5 डिग्री मान लेते हैं। तो यानी कि 26 डिग्री कहां पर होगा, थोड़ा ऊपर को। आप जानते हैं जितना हम ऊपर जाते हैं हमारा अक्षांश का जो संख्या है वो बढ़ती रहती है, ठीक है। इसलिए अक्षांश अधिकतम कितना होता है, 90 डिग्री का। तो 23 डिग्री ऊपर मतलब थोड़ा और दक्षिण की बात है कि ये माना जा रहा है कि यहां पर जो हिस्से हैं, ठीक है, वहां से कहीं ना कहीं हमारा कनकपाल संबंध रखता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं होलिका गणेश। अब देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य मिलेगा आपको होलिका गणेश के बारे में, ठीक है। अब होलिका गणेश क्या था, ये एक संस्कृति थी। अब संस्कृति आप समझते ही होंगे, संस्कृति को अगर मैं परिभाषित करूं तो हम कह सकते हैं संस्कृति अलग अलग माध्यम के द्वारा एक वंश से दूसरे वंश में हस्तांतरित की जाती है, ट्रांसफर की जाती है। अब वो किसी भी रूप में हो सकती है, किसी भी माध्यम में हो सकती है। वो गीत हो सकता है, वो आपका खेल हो सकता है, वो आपकी कला हो सकती है। कला अंडरलाइन करेंगे, आर्ट, कला। तो यहां पर हम कला की बात करेंगे। ये एक संस्कृति है जिसे हम कहते हैं होलिका गणेश। इसमें क्या होता था, जो प्रमुख द्वार होता था राज परिवारों का, मुख्यतः कौन से परिवार, राज परिवार, उनका जो मुख्य दरवाजा होता था उस पे गणेश जी की पेंटिंग कर दी जाती थी। गणेश जी की, भगवान गणेश जी की पेंटिंग कर दी जाती थी, इसीलिए इसे कहते थे होलिका गणेश। होली मतलब जहां आप रहते हैं उसका गणेश। तो देखिए यह है कार्विंग ऑफ पेंटिंग ऑफ लॉर्ड गणेश ऑन द मेन डोरवे ऑफ द हाउसेस। घरों का जो मुख्य दरवाजा होता था उस पे पेंटिंग होती थी गणेश जी की। तो इसको इसलिए बनाया जाता था, ये शुभ माना जाता था। आज भी आप देखेंगे यही संस्कृति हमें बहुत सारे परिवारों में दिखती है कि मेन डोर पे वो लोग गणेश जी की आकृति लगा देते हैं और उसे शुभ माना जाता है। इन एवरी गढ़वाली फैमिली एंड स्पेशली इन द रॉयल ब्लड, यानी कि ये जो होलिका गणेश है ये ज्यादातर हमें दिखता था हर गढ़वाली जो परिवार था वहां, और खासकर उनमें भी वहां जो राजशाही लोग थे, ठीक है, यानी कि जो उस समय समाज में जिनका वर्चस्व था। द पेक्यूलर फीचर ऑफ दिस पेंटिंग एंड कार्विंग इज द ट्रंक इज टर्न्ड राइट हैंड साइड। अब आप देखेंगे ये पिक्चर आपके सामने मैं लाया हूं, यहां पर आपको दिखेगा जो सूंड है भगवान गणेश जी की, जो ट्रंक है वो राइट साइड मुड़ी हुई है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है। बहुत जगह आपको ऐसी मूर्तियां दिखेंगी, जैसे अगर मैं महाराष्ट्र जाऊं, महाराष्ट्र में जब विसर्जन होता है गणेश जी का, तो वहां पर आपको दिखेगा जो मूर्ति, जो गणेश जी की मूर्ति, उसकी जो सूंड है, जो ट्रंक है, वो राइट साइड मुड़ी हुई है। वहीं पर जब मैं यूपी में देखता हूं, यूपी में मुझे जो आकृति दिखती है गणेश जी की, उसकी जो सूंड है वो बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट टर्न है। तो ये बात आपने समझने वाली है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे आकृति आपको दिखेगा ये लेफ्ट की तरफ है, परंतु इसको हम राइट मानेंगे, राइट, क्योंकि मेरा जो राइट है वो आपका लेफ्ट है, परंतु वो मेरे लिए तो मेरा राइट है। तो इसीलिए अगर मैं गणेश जी की मूर्ति को आधार बनाता हूं तो उस आधार पर मैं इस जो पेंटिंग आपके सामने है इसको मैं राइट मानूंगा, दाईं तरफ मानूंगा, राइट। तो यानी कि याद रखिएगा जितने भी गढ़वाली परिवार थे, उनके जो मकान थे, शाही परिवार थे, उनके जो मकान थे, उसका जो मुख्य दरवाजा था उसमें गणेश जी की आकृति हमें दिखती थी। और ये भी याद रखेंगे कि उसकी जो सूंड होती थी, जो ट्रंक होता था, वो दाहिनी तरफ
उठी थी, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहां से हमें क्या पता चलता है, यहां से हमें पता चलता है वी ऑल्सो फाइंड द राइट टर्न ट्रंक ऑन द वॉल पेंटिंग एंड द वुडन स्टैच्यू लॉर्ड गणेश इन द गेट्स ऑफ पुराना दरबार इन टिहरी। अब टिहरी में भी हमें ये दिखा है, पुराना दरबार करके स्थान है टिहरी में, वहां पर भी हमें ये दिखती है आकृति कौन सी, राइट साइड सूंड का उठा होना। पुराना दरबार वाज द फर्स्ट पैलेस बिल्ड बाय द पार्टीशन ऑफ गढ़वाल इन 1850, यानी कि पुराना दरबार पहला किला बना जब गढ़वाल का पार्टीशन हुआ था 1815 में। वो हम आगे देखेंगे आगे चल के कि गढ़वाल का पार्टीशन क्यों हुआ था, क्योंकि ब्रिटिशर्स आ गए थे, वो हम देखने वाले हैं, डोंट वरी। फिलहाल याद रखेंगे कि गढ़वाल का जब विभाजन होता है 1815 में, उसके पश्चात जो पहला किला बनाया गया उसी को हम कहते हैं क्या, पुराना दरबार। द स्कल्पचर स्टाइल ऑफ लॉर्ड गणेश विद द ट्रंक टुवर्ड्स द राइट इज अ कॉमन फीचर इन राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। अब देखिए, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में जो आकृति हमें गणेश जी की मिली है उस समय की, उसकी जो सूंड है, जो ट्रंक है, वो भी राइट साइड मुड़ी हुई है, तो समानता हुई नहीं हुई। देखिए, संस्कृति क्या होती है, संस्कृति लाता तो इंसानी है ना। अब होता क्या था, इंसान का पलायन होता था, मध्यकालीन समय में तो ज्यादा ही होता था, क्योंकि मध्यकालीन जो समय था उस समय एनार्की, जिसे हम अराजकता कहते हैं, वो काफी ज्यादा थी। तो इस कारण क्या थे, लोग अपनी सुरक्षा के लिए स्थानों को बदलते थे। अब लोग अगर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, संस्कृति क्या होती है, संस्कृति का भी स्थानांतरण होता है, माइग्रेशन होता है। तो यही बात देखिए, तो यहां से हमें क्या पता चला, अगर हम इसको एक का जिस्ट निकाले तो हमें पता चलता है कि राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात में हमें वही गणेश जी की आकृति दिखाई देती है जो हमें गुजरात में गढ़वाल में दिखाई देती है। समानता है गढ़वाल और गुजरात, महाराष्ट्र के हिस्से की, ठीक है। इन यूपी एंड इन नदर रीजन ऑफ इंडिया द ट्रंक ऑफ लॉर्ड गणेश इज टर्न टुवर्ड लेफ्ट, यानी कि अगर मैं यूपी की बात करूं और खासकर जो हमारा नदर्न प्लेन एरिया है, जो उत्तरी हमारा प्लेन एरिया है, वहां पर हमें ज्यादातर दिखता है कि जो सूंड है वो बाईं तरफ उठी है, यानी कि लेफ्ट है, राइट। और ये जो है लेफ्ट वाली बात है, ये हमें शुक्र नीति में भी दिखती है। ये आप देख पा रहे हो, शुक्र नीति, महर्षि शुक्राचार्य द्वारा लिखित है ये शुक्र नीति। तो वहां पर हमें दिखता है कि जो वर्णन है गणेश जी के बारे में, तो वो वहां पर हमें दिखता है कि सूंड जो है वो लेफ्ट है, ठीक है। तो हमने जिस क्या लिया है, हमें अभी तक ये समझ में आ गया कि गढ़वाल में जो गणेश जी की आकृति है उसकी समानता है राजस्थान, आपकी मध्य प्रदेश, गुजरात की आकृति से, यूपी की आकृति से नहीं है, राइट। आगे देखते हैं। Thus, the idol of Lord Ganesh in Garhwal alludes that this sculpture style must have been introduced by the Parmar who had migrated from Gujjar देश। तो इस आधार पर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, देखिए अंदाजा लगाया जा रहा है साक्ष्य के आधार पर, तो उसकी सटीकता होने की आशंका ज्यादा रहती है। अगर आशंका में आधार हो साक्ष्य का, तो उसी आशंका के संबंधित जो साक्ष्य है वो हमने आपको बता दिया है। अब इस आधार पे ये कहा जा रहा है कि जो गुर्जर देश के कुछ लोग थे वो गए गढ़वाल, इसीलिए ये समानता, ये संस्कृति की समानता हमें दिखती है राइट टर्न ऑफ द ट्रंक की, ठीक है। तो कुछ परमार होंगे हु हैड माइग्रेटेड फ्रॉम गुर्जर देश, परमार गुर्जर देश से कहां पहुंच गए हैं, गढ़वाल। द परमार किंग ऑफ गढ़वाल केम फ्रॉम गुर्जर देश। अब यहां पर देखिए डॉक्टर केपी नौटियाल साहब क्या कहते हैं, वो उनका क्या अंदाजा है, वो कहते हैं कि आदि बद्री श्राइन्स इन गढ़वाल हैज गॉट रिजेम्बलेंस विद द सोलंकी टेम्पल्स ऑफ गुजरात एंड राजपूताना। अगर आप देखेंगे एक आदि बद्री करके मंदिरों की एक श्रृंखला हमें दिखती है। आदि बद्री मतलब विष्णु से संबंधित ये मंदिर होते हैं, तो ये ज्यादातर आपको चमोली जनपद में ज्यादा दिखेंगे, और चमोली के अलावा भी हमें दिखते हैं, परंतु चमोली में ज्यादा दिखते हैं। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, वैसे ही सेम आकृति और भगवान विष्णु को ही समर्पित मंदिरों की श्रृंखला हमें कहां दिखती है, खासकर राजपूताना यानी कि राजस्थान वाले क्षेत्र में और गुजरात वाले क्षेत्र में, जिसे हम वहां कहते हैं सोलंकी मंदिर।
तो आदि बद्री मंदिर की समानता हमें दिखती है सोलंकी मंदिरों से। तो ये भी एक आधार मिल गया है, ये भी तो संस्कृति है। मंदिर किस आकृति में बनाए गए हैं ये भी तो संस्कृति है। जैसे आपने अगर आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा है तो आपको पता होगा, जैसे नागर प्रथा उत्तरी भारत में अपनाई जाती है, ज्यादातर अपनाई गई थी उस समय 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी में जब मंदिर काफी बन रहे थे। और वैसे ही दक्षिण में द्रविडियन था, जैसे द्रविडियन स्टाइल में गोपुराम होता था, बड़ा गेट जो होता था उसको हम गोपुराम कहते थे। परंतु नागर स्टाइल नॉर्थ में कोई भी मंदिर होते थे उसमें किसी भी तरह का गोपुराम हमें नहीं दिखता था, राइट। तो इसी तरह संस्कृति जो होती है आपस में मेल खाती है। तो यहां पर देखिए ये भी एक साक्ष्य बनता है, कौन सा, आदि बद्री जो मंदिर है जो हमारे गढ़वाल में पाए जाते हैं, उत्तराखंड में पाए जाते हैं, वही समानता हमें दिखती है सोलंकी मंदिरों में जो हमें कहाँ मिलते हैं, हमारे गुजरात और जो राजस्थान के राजपूताना रियासत थी वहां पर, राइट। आगे देखते हैं। On the basis of the information referred above, it can be assumed that Kanakpal, the founder of Parmar dynasty in Garhwal, came from somewhere in Gujar Desh। तो जितने भी अभी हमें समानता देख ली, जो गणेश जी वाली देखी हमने, जो भी हमें मंदिर वाली हमने देखी, तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो कनकपाल है, जिसने परमार वंश की स्थापना करी है, वो कहीं ना कहीं गुज्जर देश के किसी कोने से आया है। ये तो तय हो गया है। आधार क्या है, संस्कृति। देखिए संस्कृति कितना इतना महत्व होता है, राइट। अब यहां पर देखिए, यहां पिक्चर देखिए, एक तरफ ये आदमी खड़ा है, ये कह रहा है ये 6 है और ये कह रहा है ये 9 है। यानी कि देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, आप किस स्थिति में खड़े हैं उस आधार पर आप क्या करते हैं, चीजों को समझते हैं, राइट। कभी कभी ऐसा होता है, कोई भी जो एक विचार होता है वो किसी के लिए गलत हो सकता है, किसी के लिए सही हो सकता है। यानी कि सच क्या है कुछ कह नहीं सकते। तो ये पिक्चर इसीलिए मैं लेके आया हूं सामने कि आप देख रहे होंगे सब अंदाजा ही चल रहा है, ठीक है। और अंदाजा क्या है, साक्ष्य आधारित। तो इसमें सटीकता होने के चांसेस हैं, परंतु कुछ भी हो सकता है, राइट। आगे देखते हैं। However, the possibility of Kanakpal's migration from धारा नगरी ऑफ गुजरात इन गुज्जर देश कैन बी रूल्ड आउट। अब देखिए इसमें एक बात उठाई जा रही है कि धारा नगरी, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, धारा नगरी अलग अलग में जगह है। राजस्थान में भी धारा नगरी है, गुजरात में भी धारा नगरी है, यहां तक कि यूपी में भी धारा नगरी है, इस तरह से। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं। अगर हम मैप देखते हैं, अब आइए मैप को देखते हैं। तो यहां पर आप देखिए, मैप देखिए, तो अब यहां पर कह रहे हैं राइटर साहब कि गुजरात का धारा नगरी तो ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या बैठा है, राजस्थान बैठा है। तो राजस्थान की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि इतनी दूरी, उस समय देखिए जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो इतना अच्छा नहीं था कि आप जो आपको आजकल मिलता है, ठीक है, कि ट्रेनें आपकी चल रही हैं 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, राइट। उस समय घोड़ों में जाना होता था। तो ये दूरी भी बहुत ज्यादा है, जो आपको ये दूरी और ये दूरी दिख रही है, ये बहुत ज्यादा है। तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि गुजरात से ज्यादा हमें चांसेस दिखते हैं किसके, राजस्थान के, राजस्थान का जो धारा नगरी है। अब यहां पर एक प्रश्न आता है कि सर तब तो फिर यूपी वाला जो धारा नगरी है वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो ज्यादा नजदीक है बिल्कुल। परंतु हम इसको क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया यूपी की जो संस्कृति है, खासकर वो गणेश जी वाली, जिसमें यूपी में मैंने बताया आपको जो सूंड है वो बाईं तरफ उठी है, और उत्तराखंड में जो परमार वंश जहां स्थापित हुए थे वहां पर सूंड की जो आकृति मिलती है वो दाईं तरफ मिलती है, राइट हैंड साइड। तो इसी आधार पर हम इसको नहीं लेंगे, तो किसको लेंगे, अब हम इसको लेते हैं। यानी कि ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है राजस्थान की। तो आप समझ पाए होंगे गुजरात को हम क्यों नहीं लेते हैं, गुजरात के धारा नगरी को, और यूपी के धारा नगरी को क्यों नहीं लेते हैं, और हम ज्यादातर किस धारा नगरी को लेते हैं, राजस्थान की। और गुजरात का मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि वहां पर मैंने बताया था कि पत्र लेखन हुआ था, तो गुजरात का जो परिवार था उसने साफ कह दिया था हमारा कोई संबंध नहीं है ऐसे किसी व्यक्ति से जो कनकपाल नाम का है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो पूरी पॉसिबिलिटी बनती है राजस्थान वाली है, राइट। इतिहास को समझने का सबसे बढ़िया तरीका है उसको समझ जाइए, ठीक है, तब आपको इजीली सब चीजें याद हो जाती है, राइट। इट कैन बी हाइपोथाइज्ड। अब देखिए हम एक अनुमान लगा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन द अबू एंड गढ़वाल। अब मैं कह रहा हूं राजस्थान से आया होगा। अब हम देखेंगे अगर ये राजस्थान से आया है तो अपनी संस्कृति ये राजस्थान वाली कहाँ ले गया होगा, गढ़वाल में। अब हम कोशिश करेंगे समानता ढूंढने की राजस्थान और गढ़वाल के मध्य। तो आइए शुरू करते हैं। सिमिलरिटी बिटवीन इन अबू देखिए, अबू माउंट अबू करके एक हिल स्टेशन है राजस्थान में, बहुत प्रसिद्ध है, हिल स्टेशन है वो राजस्थान का, राइट।
तो माउंट आबू एक पर्वत भी है, आप जानते हैं, शिखर है। हालांकि ये बात याद रखेगा, राजस्थान का सबसे ऊंचा शिखर माउंट आबू नहीं है, ये बात आपने याद रखनी है, गुरु शिखर है, ठीक है। तो माउंट आबू जो है ये है आपके राजस्थान में, ठीक है। और हम यहाँ आप तुलना करेंगे गढ़वाल से, तो यानी कि राजस्थान के माउंट आबू और गढ़वाल की तुलना करने वाले हैं। देखिए अब ये यहां पर ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो कनकपाल है वो हो सकता है अबू से कहां आया हो, अबू से कहां आया हो, राजस्थान। अबू मतलब माफ कीजिएगा, अबू से कहां आया हो, गढ़वाल। अबू मतलब राजस्थान। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, समानता ढूंढेंगे, ठीक है। देखिए चंद्रपुरी एक स्थान है जो कि गढ़वाल में भी है, क्योंकि गढ़वाल में जो इन्होंने अपना शुरुआती दौर पे अपने आप को स्थापित किया तो उसको कहा जाता था चंद्रपुर गढ़ी। कहाँ? गढ़वाल, चंद्रपुर गढ़ी। तो चंद्रपुर शब्द याद रखेगा। वैसे ही चंद्रपुर शब्द हमें माउंट आबू में भी दिखता है। जो माउंट आबू जो एक पर्वत श्रृंखला है उसके तल पे भी हमें एक जगह दिखती है जिसको हम कहते हैं चंद्रपुरी, ठीक है। और चंद्रपुरी गढ़ या चंद्रपुर गढ़ हमें कहां दिखता है? गढ़वाल में। तो शब्दों में समानता है, चंद्रपुर, ठीक है। तो चंद्रपुर आपका माउंट आबू में भी है और चंद्रपुर आपका गढ़वाल में भी है। ये समानता हमने देख ली, राइट। आगे देखते हैं, माउंट आबू वी फाइंड गौमुख। अब माउंट आबू में हमें एक और दिखता है जिसे हम गौमुख कहते हैं, एज अ होली प्लेस, पवित्र स्थल है माउंट आबू में। क्या? गौमुख। वही गौमुख आपको उत्तराखंड में भी दिखता है। कहाँ? उत्तरकाशी जनपद पे, जो उसका भी यही वर्चस्व है, काफी पवित्र स्थान माना जाता है गौमुख, जहां से माना जाता है कि गंगा निकलती है, गंगा का स्रोत स्थल है, राइट। तो गौमुख भी समानता हो गई है, चंद्रपुर भी समानता हो गई है। अब हम देखेंगे कोटेश्वर। कोटेश्वर आपका आबू में भी है और गढ़वाल में भी है। अब देखिए 3 समानता हो गई, चंद्रपुर, कोटेश्वर और आपका गौमुख। कोटेश्वर के बारे में देखते हैं। कोटेश्वर अगर मैं गढ़वाल की बात करूं, ये टिहरी और देवप्रयाग यानी कि देवप्रयाग के मध्य है। टिहरी और देवप्रयाग के मध्य में है ये क्या? कोटेश्वर। और ये देवप्रयाग वही है जहां से जो भागीरथी है और जो अलकनंदा नदी है वो मिलते हैं, वहीं से गंगा कहलाते हैं। भागीरथी और अलकनंदा का जो मिलन है वो है आपका देवप्रयाग, और उसके आगे हमारी गंगा नदी निकलती है। ये बात आपने याद रखनी है। कोटेश्वर जो है ये मंदिर है जो किसको समर्पित है? भगवान शिव को। जैसे आदि बद्री किसको समर्पित है? विष्णु को। और वो जो आपका गुजर देश है वहां पर भी उसी को समर्पित थे। और यहां पर आप देखेंगे जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, कोटेश्वर की, कोटेश्वर आपको आबू में भी मिलते हैं और यहाँ पर भी मिल रहे हैं आपको। कहाँ पर? ये आपको देवप्रयाग और टिहरी के बीच में मिल रहे हैं। तो दोनों ही जो मंदिर हैं कोटेश्वर वाले वो किसको समर्पित हैं? शिव को। और राजस्थान में भी किसको समर्पित है? शिव को, ठीक है। ये भी समानता निकल गई। ऋषिकेश को देखिए, ऋषिकेश इज ऑल्सो बोथ इन गढ़वाल एंड आबू। आबू में यानी कि राजस्थान में भी हमें दिखता है ऋषिकेश, और आप जानते ही हैं गढ़वाल में भी आपको ऋषिकेश दिखता है, राइट। अब हम बात करेंगे मंदाकिनी। मंदाकिनी जो नदी है वो चमोली जनपद पे है। और जैसे कि आप जानते ही हैं, अगर मैं उत्तराखंड के जो 4 धाम हैं, जिसे हम कहते हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, तो उसमें से जो आपका केदारनाथ है जो भगवान शिव को समर्पित है, वो जिस नदी के तट पर है वो है मंदाकिनी। ये बात आपने याद रखनी है, मंदाकिनी नदी के तट पर है। वहीं पर हम देखेंगे, अच्छा यहां पर बता रखा है कि मंदाकिनी क्या है? एक सहायक नदी है किसकी? गंगा की, ठीक है। वो हम सभी जानते हैं, खासकर जो हमारा रुद्रप्रयाग है, जैसे पंचप्रयाग हमारे उत्तराखंड के काफी प्रसिद्ध हैं, तो उसमें से जो रुद्रप्रयाग है वहां पर अलकनंदा से मंदाकिनी मिल जाती है, ठीक है। और मैंने बता ही दिया आपको, आगे देवप्रयाग में यही अलकनंदा जब भागीरथी से मिलती है तो गंगा कहलाती है। उसी आधार पे यहाँ पर लिखा गया है कि कहीं ना कहीं जो मंदाकिनी है वो एक गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। परंतु यहाँ याद रखेंगे, अगर मैं इसे गंगा नदी मानता हूँ तो यहाँ पर अगर ये है अलकनंदा, तो अलकनंदा से पहले मिल जाती है कौन सी? मंदाकिनी। परंतु ये जब अलकनंदा और मंदाकिनी का यहाँ मिलन हो जाता है तब भी ये यहाँ पर अलकनंदा ही कहलाती है, ठीक है। और यहाँ पर जब ये भागीरथी से मिलती है, ये आपकी भागीरथी है, तो ये है आपका देवप्रयाग, ठीक है। उसके पश्चात ये हमें गंगा नदी मिलती है। तो इस तरह से आपने थोड़ा ध्यान देना है, राइट। तो आइए आगे बढ़ते हैं। वैसे ही हम देखेंगे कि मंदाकिनी जो है हमें माउंट आबू में भी दिखता है। वो एक पानी का कुआं जैसा है, ये समझ लीजिए, और वो काफी पवित्र माना जाता है।
मंदाकिनी। तो अब देखिए मंदाकिनी का भी अपना स्थान है दोनों जगह। तो इतनी समानताओं में आप समझ रहे, इतनी समानता, ये जो नामों की समानता है, इससे कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि जो राजस्थान का जो आपका स्थान है माउंट आबू, वहां से आए होंगे कौन? परमार वंश के लोग, जिन्होंने गढ़वाल में अपने आप को स्थापित किया। तो देखिए ये जो अंदाजा लगाया गया है ये कितना साक्ष्य आधारित है, राइट? तो यही बात मैं आपको समझा रहा था। अब हम देखेंगे डेट ऑफ एक्सेशन ऑफ कनकपाल। अब हम यहां से देखने वाले हैं, अभी तक हमने क्या समझ लिया? अभी तक हमने ये समझ लिया कि भैया जो कनकपाल है वो असल में कौन से धारा नगरी से आया है, और पूरा एनालाइज करके हमारा ये प्रयास हुआ है आपको ये समझाना, जो अजय सिंह राउत की किताब समझाना चाहती है, कि कहीं ना कहीं ये साक्ष्य आधारित हम कह सकते हैं कि जो कनकपाल है वो राजस्थान का जो माउंट आबू वाला क्षेत्र है, वहां का जो धारा नगरी का क्षेत्र हो सकता है, उसमें धारा नगरी हो, वहां से संबंध रखता है, क्योंकि समानताएं बहुत है। ऋषिकेश हो गया, मंदाकिनी हो गया, वगैरह वगैरह जो मैंने आपको बताया, राइट? तो ये जो डेट ऑफ एक्सेशन है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर बनाना ठीक नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे किस तरह से आपको पढ़ाया जा रहा है, कितना डेप्थ आपको पढ़ाया जा रहा है, और ये आप समझ ही सकते हैं किस लेवल की पढ़ाई आपको कराई जा रही है। जैसे कि कितना भी टफ वो अगर क्वेश्चन बना दे आपके, तो आप इजीली उसे सॉल्व कर पाए, राइट? तो आइए देखते हैं आपको इस पैकेज में क्या मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए आपको लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए जाएंगे, लाइव सेशन भी होगा, ठीक है? बिल्कुल निश्चिंत रहिए। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है हिंदी इंग्लिश में, और हिंदी इंग्लिश में लेक्चर्स भी दिए जाएंगे आपको, और उत्तराखंड की पूरी जीके आपकी कवर की जाएगी। उत्तराखंड की जीके से तात्पर्य है उत्तराखंड की पॉलिटी, उत्तराखंड की हिस्ट्री, उत्तराखंड की ज्योग्राफी, उत्तराखंड की इकोनॉमिक्स, ठीक है? ये सब आपको आपके साथ शेयर की जाएगी। उत्तराखंड की क्या इकोनॉमी है वो सब आपके साथ शेयर की जाएगी, राइट? यहां पर आप देखिए, अगर एक ऑप्शन और है आपके पास, अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं लेना चाहते हैं, केवल प्रीमियम लेक्चर्स और स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, तो आपको मात्र 2,999 रुपए पे करने हैं, राइट? मात्र। और अगर आप केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो मात्र आपको 999 रुपए ही पे करने हैं, राइट? और यहाँ पर ये देखें हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये आप टेलीग्राम चैनल पे आप देख पा रहे होंगे। जो भी एग्जाम रिलेवेंट है, जो डेटा होता है, चाहे करंट क्यों नहीं, वो सारा यहाँ पर अपलोड किया जाता है। आप इस चैनल को ज्वाइन करके अपनी जो पढ़ाई है उससे संबंधित जो कंटेंट है वो पा सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, राइट? ये हमारा नंबर है, इसमें आप 24/7 कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं, राइट? ये हमारा प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, आप डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। और ये हमारी वेबसाइट आप देख रहे होंगे, यूपीएससी, हरियाणा सिविल सर्विसेज, राजस्थान सिविल सर्विसेज, उत्तराखंड सिविल सर्विसेज, पंजाब, हिमाचल, इस तरह से। तो अलग अलग डोमेन में हमारी एक्सपर्टीज है, तो आप निश्चिंत रहिए। हमारी जितनी भी फैकल्टी होती है वो वेल क्वालिफाइड होती है, तभी वो रिक्रूट होती है, राइट? उनको एक्सपीरियंस होता है, राइट? तो यहाँ पर आप देखिए ये फॉर्म आपने फिल करना है, ऑटोमेटिकली आपको कॉल बैक कर दिया जाएगा और आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो सॉल्व कर दी जाएगी, राइट? तो मैं यहीं से अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट करिए, क्योंकि आपके जो कमेंट होते हैं चाहे वो सकारात्मक है या नकारात्मक है, क्योंकि सकारात्मक ये होता है हमें और ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं, और नकारात्मक होते हैं तो उसके द्वारा हम, अगर वो जायज होते हैं तो हम अपने आप को और बेहतर करते हैं, राइट? तो यहीं से लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।